स्टूडेंट SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम DELD में फर्स्ट ईयर DLD फर्स्ट ईयर की शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान में पाठ्यचर्या में हम अध्ययन कर रहे थे एजुकेशन के बारे में। उस एजुकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे जो प्राचीन यूनानी परंपरा का, और प्राचीन यूनानी परंपरा में हमने 3 विचारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। उन 3 विचारकों में एक पढ़ लिया सुकरात, दूसरा प्लेटो और तीसरा है अरस्तु। तो अब आपका ये चैप्टर है वो है प्लेटो का। तो प्लेटो का समय काल क्या था? प्लेटो का समय काल था 428 ईस्वी पूर्व से 348 ईस्वी पूर्व। इस समय में इसने अपनी शिक्षा से संबंधित अपने विचार रखे थे। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 427 ईस्वी में। इसके स्थान यानी जन्म स्थान था यूनान का एथेंस गांव, और माता का नाम था एरिस्टन और पिता का नाम था पेरोटियन। ये इनके माता और पिता था। अब 399 ईस्वी में क्या हुआ? यूनान में 399 ईस्वी में इसके गुरु थे सुकरात। इस सुकरात को 399 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया। और जब सुकरात को मृत्युदंड दे दिया तो वो इस एथेंस गांव को छोड़कर एशिया माइनर यानी एशिया माइनर से इटली तक का इन्होंने क्या किया? भ्रमण किया। कितनी वर्ष तक? 10 वर्ष तक भ्रमण किया। और 388 ईस्वी में इन्होंने विद्यालय एकेडमी की क्या कर दी? स्थापना कर दी। अब इन 30 वर्षों के भ्रमण में इन्होंने क्या किया? इन 30 वर्षों के भ्रमण में इन्होंने 36 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? 36 ग्रंथ लिखे, जिसमें मुख्य 3 ग्रंथ थे। पहला था द रिपब्लिक, और सेकंड था द स्टेटमेन, और तीसरा था द लॉज। ये 3 ग्रंथ थे इनके। कितने ग्रंथ थे? 3 ग्रंथ थे। द रिपब्लिक, द स्टेटमेन और द लॉज। ये 3 ग्रंथ थे। तीनों ग्रंथों में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ था वो था द रिपब्लिक, जिसमें राजनीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान आदि के बारे में विचार रखे थे इनके। यानी द रिपब्लिक में राजनीतिक शास्त्र का सबसे ज़्यादा अहम भूमिका थी, सामाजिक विज्ञान की थी, इसके साथ साथ सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में थी, शिक्षा से संबंधित कुछ तथ्य इसमें स्पष्ट किए गए थे। यानी सबसे इम्पोर्टेंट द रिपब्लिक ग्रंथ रहा था इनका। ठीक है, इसने द रिपब्लिक ने ग्रंथ में अपनी शिक्षा संबंधी विचार दिए थे और प्रकट किए थे। वो प्रकट किए थे कि इसमें राजनीति शास्त्र और सामाजिक विज्ञान का सबसे अहम भूमिका रही थी। और इसी ग्रंथ में इन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। रिपब्लिक में किसकी कल्पना की थी? आदर्श राज्य की कल्पना की थी। आदर्श राज्य की, यानी राज्य कैसा होना चाहिए? आदर्श राज्य होना चाहिए, जिसमें सबको राजनीति, सामाजिक, संस्कृति, विज्ञान की क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए। जब यह शिक्षा मिलनी दी गई तो उनको आदर्शवादी दर्शन को प्रभावित करने के लिए इस ग्रंथ को अलग अलग 5 भागों में डिवाइडेशन किया था। पहला था आध्यात्मिक विचार। पहला कौन सा था? आध्यात्मिक विचार। दूसरा था नैतिक विचार। ठीक, पहला आध्यात्मिक, दूसरा नैतिक विचार, तीसरा शिक्षा से संबंधित अंग, शिक्षा से संबंधित अंग, संपत्ति और परिवार, संपत्ति और परिवार, और 5वां था राज्य के गुण।
यानी ये 5 द रिपब्लिक जो ग्रंथ था उसको 5 भागों में डिवाइडेशन किया था। राज्य के गुणों की विवेचना, राज्य के गुणों की विवेचना। तो 5 भागों में द रिपब्लिक ग्रंथ को बांटा था और इसमें ग्रंथ में इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की थी और इस ग्रंथ में इन 5 भागों में डिवाइडेशन करके सबसे पहला इसमें विचार रखा था वो आध्यात्मिक विचार रखा था, यानी आत्मा का स्वरूप इन्होंने स्पष्ट किया था। दूसरा नैतिक विचार था। तीसरा इसका शिक्षा से संबंधित डिवाइडेशन किया था, अलग अलग प्रकार की शिक्षा नीति अपनाई गई थी, अलग अलग प्रकार के भागों में इसको विभाजित किया था। चौथा इन्होंने संपत्ति और परिवार के बारे में स्पष्ट किया था और 5वां किया था राज्य के गुणों की विवेचना, यानी राज्य कैसा होना चाहिए, उस राज्य की किस प्रकार की संरचना होनी चाहिए। इसके अलावा उनके विचार था कि दार्शनिक जो राज्य है उस राज्य में जो दार्शनिक राजा होगा उस दार्शनिक राजा को, जो दार्शनिक राजा है या किसी राज्य में कोई राजा होगा उस राज्य के राजा को संगीत और गणित की शिक्षा अनिवार्य रूप से लेनी होगी। ये शिक्षा उसको अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ये उनकी आदर्शवादी जो दार्शनिक भावना थी, उस दार्शनिक भावना में जो अपने विचार थे उस विचार के आधार पर उसने द रिपब्लिक में स्पष्ट किया था कि जो राजा है किसी राज्य में और जो आदर्श राज्य है उस आदर्श राज्य के राजा को संगीत और गणित की एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ प्लेटो ने शिक्षा दर्शन के आधार पर प्रचलित एंथेस की व्यवसाय नीति के आधार पर, वे पद्धति के आधार पर और स्मार्ट की सैनिक पद्धति के आधार पर इसने 5 भागों में डिवाइडेशन किया था। वो था एपालॉजी, प्रोटेगोराज, जॉर्जियाज और क्रिटियाज और क्राइटो या मेनो। ये 5 भागों में इसको क्या किया था, डिवाइडेशन किया था, जिससे कि एजुकेशन प्रणाली उसकी सुदृढ़ हो सके। इस प्रकार की शिक्षा नीति के बाद उन्होंने किया कि प्लेटो के 2 दार्शनिक विचार थे, उस दार्शनिक विचार में रास बिहारी बोस ने अपने विचार स्पष्ट किए थे प्लेटो के आधार पर और उसने क्या दिए थे कि प्लेटो विचारवाद के क्या है, जनक है। इन्होंने क्या स्पष्ट किया कि जो प्लेटो है वो प्लेटो विचारवाद के जनक है, विचारवाद के जनक है। प्लेटो के बारे में रास बिहारी बोस क्या कहता है कि ये प्लेटोवाद के क्या है, जनक हैं। उनकी दृष्टि में विचार सर्वथा अभौतिक है। इनकी दृष्टि में विचार क्या है, अभौतिक विचार क्या है, इनके जो विचार हैं वो क्या है, अभौतिक है। यानी इनके विचार क्या है, अभौतिक, सांसारिक जीवन से कोई संबंध नहीं रखते, अभौतिक हैं और आपस में दिव्य व्यवस्था रखते हैं। ये अभौतिक हैं, वो आपस में क्या रखते हैं, आपस में दिव्य व्यवस्था रखते हैं, दिव्य व्यवस्था रखते हैं, यानी देवी देवताओं के द्वारा इनकी व्यवस्था की गई है। जो अभौतिक दृश्य हैं, इन अभौतिक दृश्यों को दिव्य व्यवस्था के आधार पर इनकी व्यवस्था की गई थी। ये इनका विचार है। इसकी इंद्रिया का ग्रह जगत में मूल विचारों का एक जगत है जो सूक्ष्म और निरपेक्ष और बुद्धि तथा विवेक से ही जाना जाता है। ये उसकी अभिव्यक्ति थी, यानी बुद्धि और विवेक के साथ ही इनको स्पष्ट किया गया कि बुद्धि और विवेक के आधार पर ही ये क्या विचार, बुद्धि और विवेक के आधार पर ही इनके विचार जाने जाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म और निरपेक्ष हैं। सूक्ष्म और निरपेक्ष हैं तो जो बाह्य जगत है, जो इंद्रिय ग्राह्य जगत है, उस इंद्रिय ग्राह्य जगत में ये जो विचार व्यक्तियों के दिखाई देते हैं, ये विचार बुद्धि और विवेक के आधार पर ही स्पष्ट किए जा सकते हैं। ये इन्होंने अपने आधार पर व्यक्त किया। तो उनके विचार से अभिव्यक्ति होती है कि विचार अथवा प्रत्येक सदैव अपरिवर्तनशील होते हैं। यानी इन्होंने रास बिहारी के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया। तो प्लेटो के जब एक निष्कर्ष रूप में स्पष्ट किया गया, एक निष्कर्ष सामने आया, तो इसमें स्पष्ट किया कि जो विचार हैं वो विचार क्या है, अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। ये अपरिवर्तन होते रहते हैं।
ठीक है, इनके जो विचार हैं वो अपरिवर्तनशील है और अपरिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण सत्य हैं। ये क्या है? पूर्ण सत्य हैं। ये जो विचार हैं अपरिवर्तनशील होते हैं और ये क्या होते हैं? पूर्ण सत्य होते हैं। और अभौतिक जो कार्य है वो क्या है? अभौतिक जो परिदृश्य है वो क्या है? असत्य है। और जबकि जो अपरिवर्तनशील हमारे विचार हैं वो क्या होते हैं? सत्य होते हैं। ये इन्होंने स्पष्ट किया। यानी भौतिक जगत असत्य है और विचार क्या है? पूर्णतः सत्य है। भौतिक जगत क्या है? असत्य है और विचार क्या है? बिल्कुल पूर्ण सत्य है। ये बात इससे स्पष्ट होती है। प्लेटो ने ईश्वर की कल्पना की और आत्मा को वे प्राणी का क्रियाशील तत्व मानते हैं। आत्मा को प्राणी का क्या मानते हैं? क्रियाशील तत्व मानते हैं। आत्मा को क्या बताया इन्होंने? आत्मा को क्रियाशील तत्व बताया। आत्मा को प्राणी का क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व, यानी आत्मा क्या है? क्रियाशील तत्व है। ये किसने कहा? प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति की आत्मा है, वो आत्मा कैसी है? क्रियाशील है, परिवर्तनशील होती रहती है, क्रिया करती रहती है एक कार्य से दूसरे। यानी विचार आत्मा या मस्तिष्क में विचार अदृश्य होते हैं, वो मस्तिष्क के विचार अपरिवर्तनशील होते हैं, जो सत्य है। तो इसी आधार पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आत्मा के बारे में जो स्पष्ट किया वो बताया कि आत्मा प्राणी की क्या है? क्रियाशील है। आत्मा क्रियाशील रहती है और प्लेटो के अनुसार ये ईश्वर का अंश है। प्लेटो के अनुसार ये क्या है? ईश्वर का अंश है। और द रिपब्लिक और द लॉज, इसमें इस आदर्शवादी परिदृश्यता को स्पष्ट किया है। द रिपब्लिक और जो परिस्थितियां हैं उसमें इस बात को स्पष्ट किया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्लेटो के विचार। तो जिसमें सबसे पहला विचार आता है प्लेटो का शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन से अपने दो प्रमुख कृतियां थी, एक थी द रिपब्लिक और एक थी द लॉज। यानी दो कृतियां थी इनकी, दो ग्रंथ थे, मुख्य ग्रंथ। उन ग्रंथों के जो दो ग्रंथ थे उनमें स्पष्ट किया गया, द रिपब्लिक और द लॉज में स्पष्ट किया गया कि जो हमारी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के आधार पर उसने अपनी पुस्तकों में विचार दिया और विचार में शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करवाया। और वो अर्थ स्पष्ट करवाया कि प्लेटो का कहना है कि शिशु में उचित आदर्शों का विकास करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। यानी बालकों को उचित शिक्षा देने के लिए उसमें अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी शिक्षा का अर्थ इन्होंने क्या स्पष्ट किया? शिक्षा का अर्थ इन्होंने स्पष्ट किया कि जो शिशु हैं, जो बालक हैं, जो छात्र हैं, उन छात्रों को शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षा देनी चाहिए। प्रशिक्षण से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए। यानी प्रशिक्षण का अहम भूमिका होनी चाहिए। किसी भी बालक को अगर एजुकेशन देना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? प्रशिक्षण जरूरी है। ये इन्होंने अपनी शिक्षा में स्पष्ट किया। और ये भी बताया इन्होंने कि प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, तो उन्होंने प्रशिक्षित केवल शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। और किसी भी बालक को प्रशिक्षण या उसको शिक्षा देने का कार्य कौन करता है? प्रशिक्षण ही देता है। बिना प्रशिक्षण से किसी को भी एजुकेशन प्रदान नहीं किया जा सकता। ये किसका मानना था? प्लेटो का मानना था कि शिक्षा में किसी भी बालक को एजुकेशन जो देते हैं उस एजुकेशन में शिशुओं को उचित आदतों का विकास करने के लिए उचित जो आदत है उस उचित आदतों का विकास करने के लिए क्या करना होगा? प्रशिक्षण करना होगा। और बिना प्रशिक्षण से एजुकेशन संभव नहीं है। बिना प्रशिक्षण से हम किसी को शिक्षा नहीं दे सकते, बिना प्रशिक्षण से शिक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इन्होंने स्पष्ट किया। और अपनी परिभाषा में इन्होंने जो अभिप्राय बताया उस प्रशिक्षण से जो अच्छी आदत लाई जा सकती है, नैतिकता का जो विकास किया जा सकता है, इस नैतिकता के विकास के लिए प्लेटो ने दो रूप स्वीकार किए। और वो पहला रूप था व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया के रूप में। यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और व्यक्तित्व का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है, उस पर्सनैलिटी के आधार पर उनके विचार क्या हैं और उन विचारों को हम किस प्रकार से विकसित
कर सकते हैं। तो वो रूप स्पष्ट करने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता है और उस एजुकेशन के लिए व्यक्ति का व्यक्तित्व होना जरूरी। दूसरी बात इन्होंने स्पष्ट की व्यक्ति के सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में, यानी व्यक्ति का सामाजिक, समाज के प्रति उसका क्या दायित्व है, उसका क्या कर्तव्य है, सामाजिक स्थिति व्यक्ति की कैसी है। इस दो आधार पर इन्होंने शिक्षा की परिभाषाएं रखी। एक तो रखी व्यक्ति के व्यक्तित्व, एक रखी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, और दूसरी बात इन्होंने क्या रखी, दूसरी बात जो रखी वो रखी कि सामाजिक प्रक्रिया कैसी है, व्यक्ति की सामाजिक विकास की प्रक्रिया कैसी है, व्यक्ति की सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्या है, सामाजिक विकास की स्थिति क्या है, ये बात इन्होंने स्पष्ट की। और इसी स्पष्टता के आधार पर इन्होंने ये बात रखी कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार की प्रदर्शित करता है कि इस डेफिनेशन को अगर हम अध्ययन करें प्लेटो के आधार पर, इस डेफिनेशन का अर्थ निकाले कि शिक्षा के आधार पर उसने क्या परिभाषाएं रखी। तो शिक्षा में इन्होंने दो रूप प्रकट किए, दो परिभाषाओं में दो रूपों का समावेश किया। वो समावेश किया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार किया जाए और व्यक्ति के सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्या रखी जाए। ठीक है, दोनों अर्थों में शिक्षा नैतिक और प्रशिक्षित गुणों का विकास करती है। ये दोनों पक्ष किस बात को इंगित करते हैं, ये दोनों पक्ष करते हैं प्रशिक्षण। इन दोनों पक्षों के लिए क्या जरूरी है, प्रशिक्षण जरूरी है। प्रशिक्षण ही इन दोनों गुणों का क्या कर सकती है, विकास कर सकता है। यानी बिना प्रशिक्षण से व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रिया और बिना प्रशिक्षण से व्यक्ति का व्यक्तित्व दोनों विकसित नहीं हो सकता। और इसी के कारण इस स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है कि दोनों का व्यक्तित्व यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाएं, ये दोनों प्रशिक्षण से ही क्या है, संभव है। तभी इन गुणों का विकास हो सकता है, इस विकास की प्रक्रिया को विकसित कर सकते हैं। प्लेटो के द्वारा मनुष्य का नैतिक विकास कर उसकी आत्मा की अनुभूति कराता है। यानी नैतिक विकास अगर व्यक्ति का होता है, हमने पहले ही पढ़ा आध्यात्मिक, नैतिक, शिक्षा संबंधी अंग, संपत्ति और परिवार, राज्य के गुण, तो उसी आधार पर उन्होंने बताया कि नैतिक गुणों का विकास तभी हो सकता है जब हम इन दो रूपों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्या कर सके, सदप्रयोग कर सके, सद्गुणों का विकास कर सके। ठीक है, अपनी ग्रंथ में प्लेटो ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो शिशुओं की उचित आदत को प्रदर्शित करता है। यानी शिशु को उचित आदत दे सकता है और उस उचित यानी अच्छे गुणों का निर्माण कर सकता है, इस आदर्श तथा सद्गुणों उत्पन्न करता है। वो संभव किससे है, प्रशिक्षण से है, यानी शिक्षा से है। यहाँ प्रशिक्षण का अर्थ इन्होंने क्या ले रखा है, शिक्षा ले रखा है। यानी किसी बालक का अच्छी आदत उसमें डालना, अच्छा उसका विकास करना किससे जरूरी है, प्रशिक्षण से, यानी शिक्षा से ही जरूरी। यानी उसमें सद्गुण किसके माध्यम से लाए जा सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही लाए जा सकते हैं, क्योंकि उसकी द रिपब्लिक पुस्तक और द लॉज, इन दोनों में इस बात को स्पष्ट किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। शिक्षा के उद्देश्य, प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य मानव की पूर्णता को बताया। क्या बताया, मानव की पूर्णता को स्पष्ट किया कि मनुष्य का विकास किस प्रकार संभव हो सकता है। तो विकास के लिए उन्होंने बताया कि उद्देश्य जो है मनुष्य का, यानी एजुकेशन का जो उद्देश्य है प्लेटो के अनुसार शिक्षा का, उसमें उसने बताया कि मानव की पूर्णता है। यानी मानव परिपूर्ण रूप से, सर्वांगीण रूप से क्या कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। इसलिए अपने पाठ्यक्रम में सभी विषयों का क्या किया, इन्होंने समावेश किया। प्लेटो के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति है। अंतिम उद्देश्य क्या है, आत्म अनुभूति है, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यानी मनुष्य अपने आप में मानव क्या हो, पूर्ण हो जाए, और मानव पूर्ण होने के बाद उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है कि जो उद्देश्य रखा गया उस उद्देश्य के आधार पर उसका कार्य क्या हो जाए, समाप्त, उन विषयों, सभी विषयों का समावेश कर लिया जाए, और सभी विषयों के समावेश के साथ शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्र को समर्पित हो और व्यक्ति की आत्म अनुभूति हो।
यानी व्यक्ति को आत्म अनुभूति प्राप्त हो और व्यक्ति को जो अपने आप में जो ज्ञान उनको चाहिए, जो स्थिति उनको चाहिए, जो सामाजिक और व्यक्तित्व उनका होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ये विकास किया शिक्षा का उद्देश्य रखा। और शिक्षा के उद्देश्य में जो निर्धारित उद्देश्य था उसमें पहला उद्देश्य उनका रखा राज्य की एकता की रक्षा हो, यानी राज्य के नागरिकों में क्या हो, एकता हो। सबसे पहला उद्देश्य तो उसने रखा कि एक आदर्श राज्य की कल्पना की। तो आदर्श राज्य की कल्पना में इन्होंने पहला उद्देश्य रखा कि राज्य में एकता हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। दूसरा उसने रखा कुशल नागरिकों का निर्माण हो। शिक्षा से क्या हो, कुशल नागरिक पैदा हो, कुशल नागरिकों का विकास हो। यानी नागरिक कैसे उस राज्य के कुशल हो, कार्य करने में सक्षम हो, ठीक है, प्रशिक्षणधारी हो, जिससे कि वो राज्य क्या हो, बन सके, एक आदर्श राज्य बन सके, राज्य में एकता का कार्य हो, राज्य में कुशल नागरिकों का विकास हो। तीसरा है योग्यता अनुसार व्यक्तियों का निर्माण हो। यानी राज्य में कैसे व्यक्तियों का निर्माण करें, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार व्यक्तियों का निर्माण करें। यानी योग्यता के अनुसार, उनकी योग्यता के आधार पर ही उनको राज्य में अपनी अपनी पद दिए जाने चाहिए, ठीक है, ये उद्देश्य रखा गया। और क्या उद्देश्य रखा गया, विवेक का विकास हो, सब में क्या हो, विवेक पैदा हो, यानी कार्य करने के लिए उसमें अपने आप में ही इच्छा शक्ति जागृत हो, यानी विवेक की स्थिति उसमें उपलब्ध हो, ठीक है। जैसे राज्य को जिस चीज़ की या जिस व्यक्तित्व की या जैसे सभ्य नागरिकों की आवश्यकता हो, उसी आवश्यकता के अनुसार उनका कार्य संचालित हो। सत्यम शिवम और सुंदरम की क्या हो, प्राप्ति हो, यानी असत्य की स्थिति ना होकर क्या हो, सत्य की स्थिति हो। इसके अलावा विरोधी तत्वों का समन्वय हो, यानी विरोधी किसी प्रकार का विरोध ना हो, किसी भी विरोधी या बुराई का कभी कार्य ना हो। मानव को मानव बनाना है, यानी मानव को क्या बनाना है, केवल मानव बनाना है। इसके साथ श्रेष्ठ व्यक्तियों का क्या हो, निर्माण हो। तो ये उनके शिक्षा के मुख्य उद्देश्य रखे गए थे। और ये सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य रखे गए वो था दी रिपब्लिक और द लॉज। इस दोनों में ही प्लेटो की शिक्षा के विचार प्रकट होते हैं, क्योंकि ये विचारवाद के जनक ही माने जाते हैं। हालांकि आदर्शवाद के पक्षी हैं, आदर्शवाद को मानते हैं, क्योंकि सुकरात की जो शिक्षा नीति थी वो आदर्शवादी थी वैसी, लेकिन इनको जनक किसका माना जाता है, विचार को, क्योंकि व्यक्ति के विचार से ही, व्यक्ति के विचार विकसित करने से ही किसी राज्य की क्या की जा सकती है, प्राप्ति की जा सकती है, या एक अच्छे राज्य की कल्पना की जा सकती है। इसी कारण इनके विचार में रखा गया था कि राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य होना चाहिए। और इसी कारण इन्होंने उद्देश्य बताए थे कि राज्य की एकता अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कुशल नागरिक होनी चाहिए, योग्यता के अनुसार क्या होनी चाहिए, योग्यता के अनुसार उनका निर्माण करना चाहिए राज्य में लोगों का, और विवेकपूर्ण नीतियाँ होनी चाहिए, मानव को मानव समझा जाना चाहिए, ठीक है, सत्यम सुंदरम की प्राप्ति होनी चाहिए। इस प्रकार के उद्देश्य के साथ प्लेटो ने अपने कार्य को संचालित किया, यानी अपनी शिक्षा से संबंधित विचार दिए, और वो विचार 2 ग्रंथों में दिए, द रिपब्लिक और द लॉज। जबकि इन्होंने 10 वर्षों में 36 ग्रंथमालाओं का विकास किया था, यानी 36 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने, जिनमें मुख्य ग्रंथ 3 ही थे, द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट और द लॉज। ये 3 मुख्य ग्रंथ थे, जिनमें से 2 ग्रंथों में प्राचीन यूनानी संस्कृति का क्या माना जाता है, विकास माना जाता है, जिसमें द रिपब्लिक और द लॉज, ठीक है। ये थी प्लेटो की शिक्षा से संबंधित कुछ महत्व और कुछ शिक्षा के उद्देश्य। अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे उनकी पाठ्य चर्चा, यानी पाठ्यक्रम की, यानी एजुकेशन में प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा रखा गया, ठीक है। थैंक यू।